नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। मैं प्रदीप साहू आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपको पता है, हमने मैथ्स के क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और प्रैक्टिस सेट हम लगा रहे हैं। और इस प्रैक्टिस सेट को लगाने का जो मोटिव है वो ये है कि एग्जाम में आप टाइम कैसे बचाएं, क्वेश्चन को जल्दी कैसे करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है, तो वो चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे, अच्छे से समझेंगे। आपने अगर सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, तो ये क्लासें जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि कैसे हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, और चैनल पे जो बच्चा नया है सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस करना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो। एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% हानि पर सामान बेचता है। ये कह रहा है कि 12.5% हानि पर बेच रहा है और अब क्या करता है, वो 36 ग्राम की बजाय 28 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। ठीक है, उसका आपको बताना है लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जी 12.5% हानि की बात कर रहा है, 12.5% लॉस। ठीक है, फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/8। ठीक है, अगर आपने परसेंटेज वाली क्लास नहीं देखी है तो वो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाते हैं और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे आता है। इस फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज जो 8 रुपए की थी उस पर अगर 12.5% की हानि जो होगी वो कितना होगी, 1 रुपया होगी। यानी अगर किसी चीज का कॉस्ट प्राइस 8 रुपए है और 12.5% की हानि पे बेच रहा है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 1 रुपया कम हो जाएगा, यानी 7 रुपए होगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या कह रहा है कि 36 ग्राम की जगह 28 ग्राम यूज कर रहा है। इसका भी हम रेशो में ले लेते हैं। कहाँ पे कटेगा, 4 पे काट दो, 9 चौके 36 होता है और ये 7 चौके 28 होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 36 ग्राम की जगह 28 ग्राम यूज करता है, तो सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस ये है ना, पैसे तो इसी के ले रहा है, पैसे 36 ग्राम के ही ले रहा है वो, तो सेलिंग प्राइस हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे रेशो में। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस क्या है, एक्चुअल में जो दे रहा है ना सामान वो कितना, 28 ग्राम ही दे रहा है, यानी 28 ग्राम के ही पैसे लगे हैं ना उसके तो, और बेच कितना रहा है, 36 ग्राम के पैसे ले रहा है, तो वो ये सेलिंग प्राइस। अब क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस को यहां लिखेंगे और कॉस्ट प्राइस को यहां पर लिखेंगे। ठीक है, यानी दे रहा है 7 ग्राम और कह रहा है कि 9 ग्राम दे रहा हूं मैं। ठीक है, और 8 रुपए की जगह आपसे 7 ही रुपए ले रहा हूं, 8 रुपए में मेरे वस्तु आई है, वो आपको मैं 7 रुपए में दे रहा हूं, दिखा रहा है वो कि मैं लॉस कर रहा हूं। तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 56, टोटल कितना हो जाएगा 56, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करोगे 9 7 63। अब उसको प्रॉफिट हो रहा है ना, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 56, और 63 को जब माइनस करोगे 63 में से 56 घटाओगे कितने रुपए आएगा भाई, 7 रुपए। ठीक है, और बटे में तो कॉस्ट प्राइस रखते हैं, बटे में 56 हो जाएगा, किस पे कटेगा, 8 पे, और 1/8 अभी परसेंटेज से फ्रैक्शन में गए थे ना, तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में 1/8 कितना होता है, 12.5% होता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है, देखो। दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी उनका एलसीएम कभी नहीं हो सकता। ठीक है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम, एलसीएम अगर दो संख्याओं का, आप कोई भी दो संख्याओं का ले रहे हैं, हम मान लेते हैं कि कोई भी दो संख्याएं हैं 3x 3y, इसका एलसीएम अगर लोगे तो आप कहोगे कि जी 3 गुना में xy होगा। तो कॉमन फैक्टर को एक बार लेते हैं, यानी कॉमन फैक्टर कौन सा, कॉमन, इसका एचसीएफ दोनों संख्याओं का क्या होगा, 3 होगा, यानी जो 3 है वो एचसीएफ है, यानी एचसीएफ एलसीएम में एक बार मल्टीप्लाई होके रहता है। ठीक है, यानी इस एचसीएफ से वो संख्या भाग होनी चाहिए जो एलसीएम है वो, इसका एचसीएफ अगर 3 है, ठीक है, तो एलसीएम 3 से पूरा पूरा भाग होगा, क्योंकि 3 एक इसका फैक्टर होगा। इसी तरह ये जो भी संख्या 12 से भाग होगी वो उसका एलसीएम होने की पॉसिबिलिटी है उन संख्याओं का, तो ये भी 12 से भाग हो रही है।
ये भी 12 से भाग हो रही है, ये नहीं हो रही। 84 भी 12 साथ 84 होता है, हो रही है। तो ये संख्या कभी भी एलसीएम नहीं हो सकती उस संख्याओं का जिनका एचसीएफ 12 हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से पी पर स्पर्श करते हैं। ए बी दोनों वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। ए और बी स्पर्श बिंदु हैं। तो पी ए बी आपको दिया हुआ है एंगल, और ए बी पी निकालना है। हम दो वृत्त बनाएंगे यहाँ पर, बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं तो ऐसे बनाएंगे। ये चीज इसने बोली है, वृत्त ऐसे ही बन रहे हैं एक बार, है ना। तो ये क्या है, ये पी पॉइंट है। ठीक है, और एक रेखा है स्पर्श रेखा। ठीक है, जो दोनों को कहां पे कट करती है, ए और बी पॉइंट पे, ए और बी। तो इसने कहा है कि जो आपका पी ए बी है, यानी ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है ना आपका, ये कितना है, ये 40 है। तो आपको बताना है कौन सा एंगल, आपको बताना है ये वाला ए बी पी, ये वाला एंगल बताना है आपको। ठीक है, ए बी पी। तो कैसे करेंगे, देखो एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहां से अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं, तो ये भी एक स्पर्श रेखा होगी, पी पॉइंट पे दोनों को कट कर रही है ना। तो एक ही पॉइंट से दो स्पर्श रेखाएं हो गई अब। ठीक है, इस पॉइंट से, सेम पॉइंट से ये वाली स्पर्श रेखा इस पे, और ये वाली स्पर्श रेखा इधर, और इस पॉइंट से ही इधर ए की तरफ और इधर भी पी की तरफ। यानी एक ही पॉइंट से अगर एक सर्कल पे दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो उनकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, अब अगर लंबाई बराबर है उनकी, तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। इसको मैं ओ पॉइंट मान लेता हूं। तो एओ बराबर हो जाएगा ओपी के, यानी ये वाला एंगल 40 है तो ये वाला भी 40 हो जाएगा। ठीक है, और ओ बी बराबर हो जाएगा ओपी के, अपोजिट साइड अगर बराबर है तो एंगल भी बराबर होंगे। इस एंगल को मैं मान लेता हूं कि ये एक्स है, तो ये वाला एंगल भी एक्स हो जाएगा। और अब ए पी बी जो है, ये एक ट्रायंगल है जिसमें दो एंगल ये 40-40 के दिख रहे हैं ना, यहाँ पे ये 80 प्लस में तीनों एंगल अगर जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 40 प्लस 40। और तीनों एंगल किसके बराबर होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू, ये 40 और 40 80 हुआ ना, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इतना इधर कितना बचेगा, 100 बचेगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 100 बटे में 2, यानी 50। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है कि 169 और 144 का मध्य अनुपाती, जब आपसे पूछा जाए तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, मध्य अनुपाती, तो आपको वो मान लेना है पहले। ठीक है, आप क्या करो, किसी 169 मध्य अनुपाती हमने मान लिया x है, और 144। अब अनुपाती, मध्य अनुपाती का मतलब क्या है कि इन दोनों का अनुपात बराबर होगा इन दोनों के अनुपात के। हमने लिख लिया 169 बटे में x बराबर होगा किसके, x बटे में 144 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 169 गुना में 144। x बराबर करेंगे तो ये किसका स्क्वायर होता है, 13 का, और ये किसका स्क्वायर होता है, ये 12 का, यानी 13 गुना में 12 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है उनको। ठीक है, डायरेक्ट करो, उनका स्क्वायर रूट करोगे ना तो स्क्वायर रूट एक 13 हो जाएगा, एक 12 हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 156 आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि की जाती है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आप वैसे तो कर सकते हो कि जी 100 पे 8% बढ़ा है, 108 हो गई 100 से,
फिर 100 पे 5 बढ़ा 105 हो गई, ठीक है। तो वो 10,000 आ रहा था पहले, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इतना आ रहा है, तो बड़ा कितना वो उससे आप परसेंटेज। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट लगाओगे a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि जी 8 प्लस 5 प्लस 8 गुना में 5/100, ये होता है परसेंटेज में इनकेज, ठीक है। 8 और 5 13, ये 40, 40 बटे में 100 यानी 0.4, तो 13.4 आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। कह रहा है जी 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हरा दिया, ठीक है। और उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हरा दिया। अनिल ने चार्ल्स को कितनी दूरी से हराया, ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन आपको देखने में ऐसे लगेगा कि पता नहीं क्या दे दिया है। लेकिन करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको दूरी पता करनी है, तो उनको जो उनकी स्पीड है वो तो आपको पता होनी चाहिए, और स्पीड से फिर टाइम लगे, टाइम का पता चलेगा। तो जो डिस्टेंस है आपका, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, स्पीड को पता कर लेंगे। देखो कैसे करते हैं। अगर ये 1500 मीटर की दूरी थी, ये रेस हो रही है, ठीक है। जब वो यहां पर पहुंचा होगा, कौन, अनिल, 1500 मीटर जब उसने पूरे किए होंगे, ये 1500 मीटर है, यहाँ पर अनिल पहुंचा होगा, तो वकुल को कितने टाइम, कितने मीटर से हराया, 150 मीटर से, यानी यहाँ पर कितना होगा, 1350 मीटर। 1350 मीटर पे वकुल को बी लिख लेता हूँ, ये पहुंचा होगा। यानी अब क्या होगा, बी है। यानी ए और बी जो डिस्टेंस का रेशो है, उसी के अकॉर्डिंग स्पीड का रेशो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सेम टाइम पे जब ए यहां पर पहुंच गया था, उतने ही टाइम में बी यहां पर पहुंचा था 1350 मीटर पे। जो टाइम सेम है, तो स्पीड क्या रही होगी, डिस्टेंस के रेशो में रही होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर डिस्टेंस इनटू में स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और टाइम जब सेम है तो इनके बटे में अगर टाइम लिखेंगे तो वो रेशो में कट जाएगा ना। क्या रहा होगा, डिस्टेंस के रेशो में स्पीड रही होगी। तो अब कट करो इसको, ये अगर 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। 150 से काटेंगे, 150 10 पे और ये 9 पे, ठीक है। 0 से 0 काट के चाहे 15 पे काट लो, एक ही बात है। ये इन दोनों की स्पीड का रेशो आ गया। अब क्या करेंगे, अब चार्ल्स और वकुल की स्पीड का रेशो। जब वकुल यहां पर पहुंचा 1500 मीटर पर, तो ये 75 मीटर पीछे था, इसीलिए तो 75 मीटर से हार गया। यानी वकुल जब 1500 मीटर कंप्लीट कर लेता है, तो चार्ल्स को सी लिख देते हैं। चार्ल्स ने कितने मीटर चला होगा, तो 75 मीटर कम, यानी 1425। यानी ये कितना हो गया, 20/19 हो गया। 75 पे काटोगे तो 20/19 आएगा। अब यहां पर भी ये भी स्पीड किसकी है, वकुल की है, और ये भी स्पीड वकुल की है। इनको इक्वल कर लेते हैं, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको 9 से कर देता हूं। तो ए की स्पीड अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे को करेंगे ना, तो ए की स्पीड कितनी आ जाएगी, 200, ठीक है। बी की स्पीड कितनी आएगी, 180, और यहां पर 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर भी 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो सी की स्पीड कितनी आएगी, 171, ठीक है। अब क्या कर रहा है, अब हमें अगर टाइम का पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, एक जितने टाइम में 1500 मीटर पे पहुंचा था, उतने टाइम में ये कहां पर पहुंचा, ये हमें पता चल जाएगा, ठीक है। और कितना पीछे रहा, ये पता करने के लिए भी हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका अब आपको अपनाना है। जब आपके पास स्पीड आ गई है, जब ए 1500 मीटर 200 की स्पीड से जाता है, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या होता है, टाइम होता है। तो टाइम कितना लगा होगा, 7 सही 1/2 आएगा। यहाँ से 20 से 20, 15/2, 7 सही 1/2 होता है। यानी 7.5 मिनट कर लो, सेकंड कर लो, टाइम कितना यूनिट लगा, 7.5 यूनिट लगा उसको, ठीक है। 1500 मीटर है तो 7.5 मिनट ही कर सकते हैं, सेकंड में तो पहुंचेगा नहीं, ठीक है। तो अब ये कितना पीछे रहा होगा, तो ये जो 1 मिनट में पीछे रहता है वो कितना है, वो 29 है।
कितना है 29। क्यों? क्योंकि ये 200 की स्पीड से जा रहा है और ये 171 की स्पीड से जा रहा है। और अगर इसने कितना टाइम लिया 7.5 मिनट, तो ये 29 जो मीटर है वो हर मिनट पीछे रह रहा है। तो 7.5 मिनट में कितना पीछे रहेगा वो हम देख लेंगे, यहाँ से 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका। तो 30 से करते हैं तो 7×3 = 21, यानी यहाँ पे 203 हो गया। ठीक है, और 0.5 को 29 से करेंगे तो 14.5 होगा, यानी 203 + 14.5 यानी 217.5 मीटर ये उस टाइम पर पीछे था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल सिंपल है चीजें, लेकिन आपको पहले डिस्टेंस पता करना है, फिर ए का टाइम पता करना है और कितना पीछे रहा। तो 29 मीटर जो है वो आपका हर मिनट पीछे रह रहा है, तो 7.5 मिनट में कितना रहेगा हमने निकाल लिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्रिकेट खिलाड़ी को 27 पारियों में बल्लेबाजी का औसत 47 रन है और उसका उच्चतम स्कोर न्यूनतम स्कोर का डिफरेंस जो है वो 157 है। यदि दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो अब शेष 25 पारियों का जो औसत रहता है वो 42 रन रहता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि उसकी उच्चतम स्कोर जो था वो कितना था। बिल्कुल सिंपल करनी है चीजें, आपको इन सबको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। हमें वो दो पारियां देखनी है, तो अगर 27 पारियों का औसत 47 था तो उन दोनों पारियों के 47 रन तो रहे होंगे भाई, ये जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, किसी उनको हटा दिया दोनों पारियों को, तो 25 पारियों का जो औसत रहा वो 42 रहा। यानी 25 पारियों को जो 5-5 का औसत मिल रहा था वो किसकी वजह से मिल रहा था, उन दो पारियों की वजह से। यानी 25 पारियों को हर एक पारी को 5 रन मिल रहे थे, तो 125 यहां से कम हुए दोनों को हटाने की वजह से, तो 125 ये हो गए। टोटल कितना हुआ भाई, तो 80 और 125, तो 205 और 14 219। यानी उन दोनों पारियों के टोटल रन जो है ना वो 219 है। आप ऐसे भी निकाल के देखोगे तो भी उतना ही आएगा। 27 और 47 को मल्टीप्लाई करके, 25 और 42 को मल्टीप्लाई करके जब घटाओगे तब भी 219 आएगा। लेकिन हमें इतनी गुना घटा करनी क्यों है? ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं कि 219। अब कह रहा है कि जी डिफरेंस जो था वो 157 का था, तो अगर मैं 219 में से 157 घटा देता हूं तो कितना आएगा, 2 और यहां से 6 62। यानी 62 रन जो है वो उन दोनों पारियों में कॉमन रहे होंगे, यानी 62/2 कर देता हूं तो कितना हो जाएगा 31। यानी 31 दोनों में बांट देते हैं और 157 जो है वो डिफरेंस रख लेते हैं। यानी आपका 157 + 31 करोगे तो कितना आएगा, हाँ 188 188। सबसे ज्यादा स्कोर जो था वो 188 रन था, सबसे कम स्कोर जो था वो 31 रन था। दोनों का डिफरेंस 157 आएगा। ठीक है, बाकी 25 पारियां आपकी आपको पता ही नहीं करनी है। ठीक है, तो 188 जो है उसका उच्चतम स्कोर है। अगर न्यूनतम पूछ लेता तो आप क्या कहते कि 31 है। ये 62 को 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 157 का जो डिफरेंस आ रहा है वो तो हमने पहले से ही अलग निकाल दिया। अब जो बचे हैं रन वो दोनों पारियों को बराबर बराबर बांट देते हैं। ठीक है, बराबर बांट के और उसमें 157 ऐड कर दिया तो डिफरेंस 157 का हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। पी और क्यू एक परियोजना को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। अभी क्या है कि दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, 2 दिन तक क्यू ने काम किया और फिर छोड़ दिया। पी अकेला से इस काम को पूरा करता है, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि पी और क्यू। ठीक है, अभी क्या है, कितने दिन में कर रहे हैं, पी 15 दिन में करता है, क्यू 10 दिन में करता है। एलसीएम लेंगे तो वो टोटल वर्क आ जाएगा, एलसीएम कितना आएगा 30। ठीक है, तो यहां से P एक दिन में 2 काम कर रहा है, Q एक दिन में 3। ये कैसे आता है, टोटल वर्क अपॉन में जितने दिन में वो काम कर रहा है वो, तो एक दिन की एफिशिएंसी आ जाएगी। 30 काम करना है, 15 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहा है, 2 कर रहा है। ठीक है, 30 काम करना है, 10 दिन में पूरा कर रहा है, तो एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो ये क्या है, ये आपकी कार्य क्षमता है। एक दिन में 2 काम करता है P, एक दिन में 3 काम करता है Q। अब 2 दिन तक इन दोनों ने मिलकर के काम किया, तो दोनों एक दिन में कितना कर रहे हैं मिलकर के, 5 काम। तो 2 दिन में कितना कर देंगे, 10 काम। दिन यहां पर 2 लग चुके हैं। ठीक है,
10 काम कर दिया, बचा काम कितना 20। करना किसको है, तो क्यू ने तो काम छोड़ दिया, करना पी को है। पी एक दिन में कितना करता है, 2 करता है। 20 काम करना है, एक दिन में 2 करता है, तो डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितने दिन लगेंगे 10। 10 दिन यहाँ पर पी को लग रहे हैं, 2 दिन यहाँ पर दोनों को मिला करके काम करने में लग रहे हैं, टोटल कितने दिन लगे 12 दिन लगे। यहाँ पर गलती क्या करते हो, यहाँ पर गलती ये कर देते हो कि 10 को टिक करके आ जाओगे, वो नहीं करना है। इसने पूछा है कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, तो पहले 2 दिन भी तो लगे हैं ना, और फिर 10 दिन ये लगे हैं। अगर ये पूछता कि पी ने अकेले कितने दिन काम किया तो 10 आंसर होता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, भुजा पी आर की लंबाई दे रखी है आपको, समकोण त्रिभुज दी है, तो हम बना लेते हैं। ये हो गई आपकी समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये अगर आपका P है, ये Q है और ये R है, तो एंगल Q जो है वो आपका 90 डिग्री है, समकोण है। ठीक है, भुजा PR की लंबाई दे रखी है, तो PR कितना दे रखा है 17 दे रखा है। आधार QR की लंबाई 8 है, आधार QR 8 है। ठीक है, और भुजा PQ की लंबाई 15 है, PQ की लंबाई 15 है। अब आपको बताना है कि जी अगर एंगल PRQ अल्फा है, आर पी क्यू अगर ये वाला एंगल जो है आपका ये अल्फा है, तो साइन अल्फा प्लस में कोस अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा क्या होगा। तो आपको पता है कि जब ये एंगल ले रहे हैं तो एंगल जो लेते हैं उसके साथ वाला क्या होता है, बेस होता है। अभी हमारा बेस क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो साइन थीटा जो होता है यानी साइन अल्फा जो होता है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, प्लस कोस अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो अब परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है। ठीक है, क्योंकि जो एंगल लेते हैं हाइपोटेन्यूज के साथ एंगल जो बना रहा है वो जिसके साथ बना रहा है, हाइपोटेन्यूज एंगल जो बना रहा है वो किसके साथ बना रहा है, वो बेस होता है, ये वाला बेस होगा आपका। ठीक है, पी क्यू बेस होगा, अगर ये वाला एंगल लेते तो क्यू आर बेस होता। ठीक है, अब वैल्यू रखेंगे, पी की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर आपका क्यू आर है तो 8 हो जाएगा, बटे में एच कितना है 17 हाइपोटेन्यूज, प्लस बेस कितना है 15, एच कितना है 17। एलसीएम लेंगे, एलसीएम नीचे आएगा 17, 17 से 17 कटेगा ऊपर एक जाएगा तो 8, 17 से 17 कटेगा ऊपर एक जाएगा तो 15, तो 15 और 8 कितना हो जाएगा 23 बटे में 17, ये आपका आंसर होगा। यहाँ ऑप्शन नहीं दिए हुए ना, ये आपका आंसर हो जाएगा 23 बटे में 17। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। दो वृत्तों की परिधि आपको दी हुई है, कितनी है 198 और 352 सेंटीमीटर, उनकी त्रिज्याओं के बीच का अंतर आपको बताना है कितना होगा। तो कुछ नहीं, आप त्रिज्याएं निकाल लो। परिधि होती है 2πr, 2π 22/7, r हमें निकालना है 198 है। ठीक है, तो काटेंगे, किस पे कटेगा भाई, 22 को 10 से करते हैं तो 220 आता है, और 9 से करते हैं तो 198 आता है, तो 9 पे कट जाएगा, 9 साते 63 बटे में 7, ये पहली आर आ गई। ठीक है, अब दूसरी निकालनी है तो 2π 22 बटे में 7, आर कैपिटल आर लिख लो इसको, 352, क्योंकि परिधि ज्यादा है तो रेडियस ज्यादा रही होगी। तो ये कितना है 352, तो 22 पे काटेंगे, 22 एकम 22। ठीक है, बचेगा कितना 13, 132, तो 22 छः 132, 2 पे काटेंगे तो 8 पे कट जाएगा, आर कितना आ गया 56 आ गया। अभी क्या करना है 56 माइनस 63/2 है ना, 7 नहीं है 2 है, ये 2 नीचे आएगा, 7 तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा,
63/2 कितना होता है, ये 31.5 है ना। 31.5 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 56 में से, तो 24.5 आएगा। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, ठीक है, ये तो था आपका सिंपल तरीका जिससे आप क्वेश्चन करते ही हैं। लेकिन अब आप क्या कर सकते हैं, दूसरा ऐसे भी सोच सकते हैं कि जी परिधि में डिफरेंस किसकी वजह से आया होगा, तो रेडियस की वजह से ही आया होगा। तो पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं, कितना है 352 माइनस 198 154, यानी जो रेडियस का डिफरेंस रहा है उसमें ये परिधि में डिफरेंस आ गया, तो ये कितना है 2 पाई 22/7 और आर यहाँ से निकाल लेंगे, तो ये 7 पे जाएगा, 22 7 154, आर बराबर क्या आ गया 7 7 49 बटे में 2, तो ये कितना है 24.5, तो ये 24.5 का डिफरेंस था आपका, सीधा भी कर सकते हो। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्क बता रहा हूं मैं आपको कि अगर आप अपने तरीके से करते हो तो टाइम कितना लगता है, और अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के करते हो तो टाइम बच जाता है बच्चे। ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इस वृत्त के केंद्र पर जीवा ए बी द्वारा बनाया गया कोण 60 डिग्री है, इस जीवा की लंबाई आपको बतानी है। वृत्त बनाने में धीरे धीरे सुधार होगा भाई। ठीक है, ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और सेंटर के साथ ये कोई जीवा है यहाँ पर, इसकी लंबाई आपको बतानी है, ए बी है ये, तो ये सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो कितना है 60 डिग्री है, ये वाला एंगल जो है वो कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, ओ मान लेते हैं सेंटर। अगर ये एंगल 60 डिग्री है बच्चे, तो आपको पता है कि ये जो दोनों है ये रेडियस है, ओ ए और ओ बी रेडियस है, ये दोनों साइड इक्वल होंगी, और ये साइड इक्वल होंगी तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होंगे। क्यों, क्योंकि ये 60 है तो 120 बचा ना टोटल पीछे, और दोनों एंगल इक्वल हैं तो आधा आधा करेंगे तो 60 है। ये ट्रायंगल क्या हो गई, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गई। अब अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइडें बराबर होंगी, यानी ए बी आपकी कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि जी 88 सेंटीमीटर 63 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर वाले लेड के एक आयताकार ठोस से 8.4 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी गोलाकार लेड के कितने शॉट हम प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम देखेंगे कितना आएगा। ठीक है, यहां से चेक कर लेंगे कि जी आपका आयताकार जो है उसका वॉल्यूम कितना है और उससे छोटे वाले कितने बन सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो ये जो वॉल्यूम है लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई होता है, 88 है ना, 88 गुना में 63 गुना में 42। ठीक है, इसी वॉल्यूम से बनाना है ना, क्योंकि इसी को काट के बनाना है तो बराबर रखेंगे। अब गोलाकार बनाना है तो गोले का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, पाई 22/7, व्यास दिया हुआ है 8.4, तो रेडियस क्या हो जाएगी 4.2, तो 42 लिख देता हूं मैं यहाँ पे, और ये लिख देता हूँ नीचे 1000, तीनों का पॉइंट हटाने का 1 1 0। ठीक है, और ये कितने बनेंगे, तो ये वाला छोटा बना रहा है ना, तो ये वाले नंबर बढ़ेंगे गोले वाले। ठीक है, तो ये कितने बनेंगे तो वो हमें देखना है कितने बनते हैं। इनको आगे किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ n, छोटे छोटे मैंने मान लिया कि n गोले बनेंगे। ठीक है, तो अब काटते हैं, तो 42 से तो 42 कट जाएगा। ठीक है, 22 चौके कितना होता है भाई 88 होता है, 4 पे कटेगा, 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, 7 तिये 21 होता है, तो 21 दूनी 42 होता है, ये 2 पे कट जाएगा। ठीक है, 7 पे काटेंगे, 7 छिके 42, और ये 9 सते 63, 3 पे फिर काट दो, 3 तिये 9, 3 दूनी 6। ठीक है, ये 3 पे, और ये अभी 4 बचा है ना, तो इसको काट दो, ये 500 और ये 250। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर 3 बचा, इधर 250 बचा, 750 हो गया, तो कितने बनेंगे 750 बनेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर है 12 सेंटीमीटर, ए सी बराबर है 10 सेंटीमीटर, और
बी ए सी कोण आपको दिया हुआ है, तो त्रिभुज बना लेते हैं। ए बी, ये हो गया आपका ए सी, ये ए बी सी त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी। एंगल कौन सा दिया है, तो बी ए सी दिया है, ठीक है, ये वाला एंगल दिया है, ये वाला एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। और साइड दी है ए बी 12 है और ए सी 10 है। जब आपको दो साइड दी हो और एक एंगल दिया हुआ हो और तीसरी साइड का निकालने के लिए बोल रहा है, बी सी निकालने के लिए बोल रहा है, तो तीसरी साइड जब निकालने के लिए बोले तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा कोसाइन का फॉर्मूला याद रखना है। कोस ए किसके बराबर होगा, यहां से तो जो साइड आपको निकालनी है ये क्या हो जाएगा, उसको छोड़ देना है, तो आप क्या करोगे, बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए स्क्र, यानी वो माइनस में लिखना है बटे में 2bc। अब ये ए बी सी क्या है, तो एंगल ए के सामने की साइड ए है, एंगल बी के सामने की साइड बी है जो यहाँ पर 10 दी हुई है, एंगल सी के सामने की साइड सी है जो यहाँ पर 12 दी हुई है, ठीक है। तो अब रखेंगे, और एंगल ए कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, तो cos 60 होता है 1/2, ठीक है, बराबर होगा किसके, बी स्क्र। तो बी स्क्र यहाँ पर कितना है, 10 का स्क्र कितना हो जाएगा, 100, सी स्क्र तो 12 का स्क्र 144 माइनस ए स्क्र डिवाइड बाय 2 इंटू में बी सी है ना, तो 10 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 120, 2 से 2 तो कैंसिल, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड में क्या आ जाएगा, 120 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 244 माइनस ए स्क्र, ठीक है। इस ए स्क्र को इधर ले आते हैं तो ए स्क्र प्लस हो जाएगा, इस 120 को इधर ले जाते हैं तो 244 माइनस 120 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 124। ए स्क्र बराबर आया किसके, 124 के, ए बराबर क्या होगा, √124 हो जाएगा, ठीक है। तो 111 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 121 का स्क्वायर रूट होता है 11, तो ये क्या है 124 है तो 11 पॉइंट समथिंग होगा, तो 11.13 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, रिया 3840 रुपए की खरीदारी पर दी गई 30% की छूट या 25% और 5% की क्रमागत दो छूटों के बीच निर्णय नहीं कर सकी, दोनों छूटों के बीच कितना अंतर है ये आपको बताना है। तो एक तो 30% की आपको डायरेक्ट दी है, दूसरी क्या है, दूसरी 25% और 5% है, तो ये टोटल कितनी होगी वो हम देख लेते हैं। तो 25% छूट के बाद बात कर रहे हैं तो माइनस लगाएंगे, आगे वही फॉर्मूला वही है, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100, ठीक है। तो माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वो डिस्काउंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर -25, दूसरा बी क्या है -5, अभी यहाँ पे प्लस का साइन है ना, तो वही प्लस तो है लेकिन -25 गुना में -5, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई को होके प्लस हो जाता है ना अपॉन में 100, तो ये कितना हो गया -30 प्लस ये 125 बटे में 100। तो डिफरेंस क्या है, वो 30% की छूट यहाँ पर ये रही, वही 30% की है, तो डिफरेंस क्या आएगा, ये वाली कम है कितनी, तो ये जो आएगा आपका 1.25, ये डिफरेंस है। अब आप कहोगे कि जी हमें अमाउंट में निकालना है, तो आप कहोगे 3840 का 1.25% निकालना है, तो 125 बटे में यानी 1.25 अपॉन में 100, इस पॉइंट को हटाने के लिए 100 और लिख देते हैं नीचे, तो 25 5 125, 25 चौके 100, 4 पे काटोगे 9 चौके 36, ठीक है, बचेगा 2 6 0, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 5 दूनी 10 और ये 48 रुपए आपका डिफरेंस था, ठीक है। छूट में कितना डिफरेंस था, 48 रुपए, यानी ये वाली जो 25% और 5% थी ना, ये 48 रुपए महंगा पड़ रहा था, 30% वाली छूट उसको
चूज करनी चाहिए थी। ठीक है, चलते हैं आगे। ये था आपका अंतिम क्वेश्चन। इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन किए। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता देना कमेंट में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना, और जो बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।